जैन साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए हम लोग लगातार जीके जीएस की क्लासेस चला रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों, आज हम लोग पूरे सिलेबस से 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आप सभी को बता दूं, इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन शामिल नहीं है, बाकी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस के आपके रखे गए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी। आप सभी ने देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कई मूर्तियां मिली हैं और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकी की नृत्य करती हुई मूर्ति। अच्छा, ये मिली कहां से है दोस्तों? ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है। कहां से दोस्तों? मोहनजोदाड़ो से मिली है। कहां से दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिली है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति थी। किससे? कांसे की बनी हुई थी। पूरी नर्तकी की मूर्ति कांसे की बनी हुई थी। और साथ ही दोस्तों, इसीलिए कहा जा सकता है कि ये जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें कई साक्ष्य कांसे से रिलेटेड मिलते हैं, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने किसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए कि प्राचीन 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 भारत का कौन सा शासक जिसने पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, तो वो समुद्रगुप्त था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने पहली बार दक्षिण भारत का आक्रमण किया और इसने आर्यावर्त के 2 युद्ध लड़े थे। कौन से 2 युद्ध लड़े थे आर्यावर्त के? भी बात आप सभी को याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की? क्या बोलेंगे? मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी? अब देखो, आप सभी को पता होगा सबसे पहले 1191 में तराइन का युद्ध होता है। कब सर दोस्तों? 1191 में। लेकिन अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा, सर ये तराइन का युद्ध हुआ क्यों? चलिए मैं आप सभी को बताता हूं। ये बात है 1189 की। ठीक है, 1189 में क्या हुआ? 1189 में दोस्तों भटिंडा के दुर्ग को किसने? मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद किसने? गौरी ने भटिंडा को दुर्ग को जीता। भटिंडा के दुर्ग को क्या कर दिया? जो भटिंडा का दुर्ग था दोस्तों, भटिंडा के दुर्ग को जीता। अच्छा, जो दोस्तों भटिंडा का दुर्ग था, ये आता था चौहानों के शासनकाल में, मतलब चौहानों के क्षेत्र में आता था। और उस वक्त कौन थे? चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। तो यही पानीपत के युद्ध का तात्कालिक कारण हुआ। और 1191 पहला तराइन का युद्ध होता है, जिसमें भाई साहब गौरी की रेल बन गई। लेकिन क्या हुआ? 1192 में फिर से वो आया और फिर पृथ्वीराज चौहान को हराकर क्या करता है? मोहम्मद गोरी विजय हो जाता है। ठीक है, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था, विकल्प उत्तर सी होगा। और इसी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में किसकी? दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है किसने रक्त और लोह की नीति अपनाई? रक्त और लोह की नीति अपनाई पूछा जाए या पूछा सजदा पैगोस किसने स्टार्ट किया? आपको सभी बताना है। बलबन ने। बलबन का शासनकाल याद रखेंगे 1266 से इसका जो शासनकाल दोस्तों रहा वो 1286 तक इसका शासन रहा। कितना? 1266 से 1286 तक इसका शासन कर रहा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ ही आपको सजदा पैगोस, रक्त और लोह की नीति भी याद रखना है। चालीसा दल का क्या किया था इसने? जो चालीसा दल था इसका क्या किया था? दमन किया था, मतलब इसको समाप्त कर दिया था। चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद रखना है, ये नौरोज त्योहार इसी ने शुरू किया। नौरोज त्योहार एक था, नौरोज इसी ने शुरू किया था। आप सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। कह रहा बीबी का मकबरा जिसे क्या कहा जाता है? क्या बोलेंगे? बीवी का मकबरा, इसे ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है, या और दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ताजमहल का मकबरा, सॉरी, बीवी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने? बीवी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? बीवी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर क्या होगा? आजम शाह। ये आजम शाह मतलब एक थे, कहने का मतलब जो मेन बीवी का मकबरा आप सभी को याद रखना, ये किसने? औरंगजेब ने बनवाया था। किसने? औरंगजेब ने। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, और इसकी बेबी थी मरियुज जमानी। इसे मरियुज जमानी का मकबरा भी कहा जाता है, क्योंकि वो इसकी क्या थी? बीवी थी। याद रखेंगे। चलो भाई साहब, राबिउद्दमानी का मकबरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बात है सर 1905 ईस्वी की। करजन का सबसे घिनौनी घटना होती है बंगाल का विभाजन, और उसी के विरोध में क्या हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। और कब कब 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? 16 अक्टूबर 1905 की ये बात है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ आंदोलन दिए गए, उनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, बताना है। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां का था। अलीगढ़ आंदोलन कब का था? सैयद अहमद खां का था। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतबी। अहमदिया आंदोलन महमूद उल हसन। फरेजी आंदोलन सरीउतुल्लाह। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रटा होगा आप सभी को, अहमदिया आंदोलन मोहम्मद उल हसन का नहीं है भाई साहब। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई साहब।
क्या पूर्ण स्वराज का संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? ये बात है सर 1929 की। कब? क्या 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है और यहां पर जवाहरलाल नेहरू, कौन? नेहरू जी। नेहरू जी क्या करते हैं सर? नेहरू जी क्या करते हैं? नेहरू जी पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं। क्लियर आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चला जाए। अगले क्वेश्चन पर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो आप सभी को रटा होना चाहिए कब की। ये बात है 1908 की। कब की दोस्तों? 1908 की ये बात है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। आइए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चेरा चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि क्या? देखिए कहीं कहीं पर 4 फरवरी और कहीं कहीं पर आपको 5 फरवरी देखने को मिलता है, लेकिन जो एग्जामिनर है वो मतलब जानता है कि इसमें विवाद हो जाता है, तो वो एक ही ऑप्शन देगा, या तो 4 फरवरी या 5 फरवरी, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये रात की घटना थी, तो इसे 4 फरवरी में कभी काउंट करते हैं, कभी 5 फरवरी। फिलहाल यहाँ पर 4 फरवरी ऑप्शन नहीं दिया गया, तो हम लोग 5 फरवरी 1922 की बात करेंगे। आप सभी को पता होगा 1 अगस्त 1920 को, कब दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, अच्छा, असहयोग आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था, ठीक है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी क्या हुआ, एक चोरी चोरा घटना देखने को मिलती है 5 फरवरी 1922 को, और क्या हुआ, हमें स्थगित करना पड़ा असहयोग आंदोलन, मतलब हमें नहीं, गांधी जी को। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दक्षिण पश्चिम मानसून, अब देखो हमने हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन कर लिए, अब हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे। क्या दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम आगमन होता है? आइए समझ लेते हैं भाई साहब इसको। देखो क्या होता है, आप सभी को पता होगा, ये आपका है कौन सा, ये आपका है दक्षिण भारत। ठीक है, यहां पर आपका पड़ता है केरल। ठीक है, हिंद महासागर से क्या होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो होता है वो हिंद महासागर से स्टार्ट होता है, और इस तरीके से जाकर यहां पर सबसे पहले केरल में टकराता है। कहां पर? सबसे पहले केरल में टकराता है, और सर्वाधिक भाषा इसी वाले क्षेत्र में करता है, पश्चिमी भारत में। तभी आपको पश्चिमी जो घाट है, यहाँ पर आपको वर्षा वाले वन यानी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि वन है सदाबहार, तो भैया जैव विविधता भी अधिक होगी, तो यहीं पर आपको जैव विविधता भी अधिक देखने को मिलती है। क्लियर है कि ना? समझ जाएंगे भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। तो केरल में राइट आंसर क्या होगा? केरल में सबसे पहले ये मानसून टकराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, सबसे ज्यादा पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? मानसराम। ठीक है, और ये कहां पर? मेघालय में। और अगर पहाड़ी पूछे, देखो गारो, खासी, जंतिया, 3 पहाड़ियां, इनमें से किसमें? खासी पहाड़ी पर। किसमें दोस्तों? खासी पहाड़ी पर ये सब होता है। ठीक है, चाहे चेरापूंजी पूछे, चाहे मानसराम, ये तीनों दोनों स्थान खासी पहाड़ी पर हैं। साथ ही आप सभी को याद है, सबसे कम वर्षा पूछी जाए तो क्या बोलेंगे? लेह में। सबसे कम वर्षा कहां पर दोस्तों? लेह में सबसे कम वर्षा होती है। क्लियर आप सभी को? आइए अगला क्वेश्चन भाई साहब, ये रहा, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? देखो जाड़े के मौसम में वर्षा होने के 2 कारण हैं। एक देखो, एक तो आपके उत्तर भारत में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, और एक दक्षिण भारत में। अच्छा, ऑप्शन दक्षिण भारत के हैं, तो हम दक्षिण भारत में क्या करेंगे? देखो ऐसा होता है, सुनो, ये है, यहां पर तमिलनाडु में वर्षा 2 तरीके से होते हो। एक तो उत्तर पूर्व मानसून से, ये वाला मानसून जो सर्बिया के मैदान से उड़ता है, सर्बिया के मैदान से उड़ता है, लेकिन पूरा का पूरा सूखा मैदान होता है। लेकिन ये जब बंगाल की खाड़ी से दोस्तों, बे ऑफ बंगाल से जब गुजरता है, तो थोड़ी आर्द्रता प्राप्त करने के बाद तमिलनाडु में वर्षा करता है, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, और दूसरा जब लौटता हुआ मानसून आता है, तब भी तमिलनाडु में वर्षा करता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, एकमात्र ऐसा स्थान है। और कभी कभी तट बूझा जाता है, तो क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट पर। कहां पर? कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आप सभी को याद रखना, अगर उत्तर भारत में बुझले, तो उत्तर भारत में आप सभी को देखो इस प्रकार से कुछ भारत है, उत्तर भारत का मामला कहां पर? इस प्रकार से। ठीक है, और यहां पर आपको सभी को पता है कहां पर? अफ्रीका के उत्तर में और यूरोप के दक्षिण में कौन सा? भूमध्य सागर है। ये कौन सा मैंने मान लिया सर? भूमध्य सागर है। ठीक है, अच्छा, भूमध्य सागर से तरंगे उठती हुई आती हैं, और यहां पर इसे हम लोग पश्चिमी जेट पवन भी कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी जेट या पछुआ पवन या पश्चिमी जेट कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी जेट जो इसकी आती है, वो आपकी यहां पर टकराती हुई जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का उत्तरी भाग पूरा जम्मू कश्मीर, यहां पर वर्षा करती है, और ज्यादातर ये जाड़ों में करती है, और बर्फबारी के रूप में वर्षा करती है। और ये सेब की फसल, जो फल होती है, फल की फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, तमिलनाडु ऐसे होगा। ठीक है, आप सभी को ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्या भारत में कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या बोलेंगे भाई साहब? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, 4 होगा। आइए अगला क्वेश्चन, कह रहा रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? देखो रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? देखो रेगुर मिट्टी होता है काली मिट्टी, इसे कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। और सर्वाधिक ये जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर दक्कन वाले क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलती है, दक्कन वाले क्षेत्र में। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहले ज्वालामुखी, बहुत पहले ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई होगी, क्योंकि काली मिट्टी ज्यादा वहीं ज्यादातर पाई जाती है जहां पर ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो दक्कन का क्षेत्र है, यहाँ पर कभी ना कभी ये प्रक्रिया हुई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या रहा, अब हम लोग इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन करेंगे भाई साहब। क्या रहा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आरंभ किसके द्वारा किया गया था?
क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर क्या होगा, निर्मला सीतारमण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, किसके द्वारा, निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखो अर्थव्यवस्था आपको वर्तमान में 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। कौन कौन। एक आपको आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एडम स्मिथ इसके मतलब प्रोत्साहन करते थे। एक आपको मिलती है समाजवादी व्यवस्था, कौन प्रोत्साहन करता है, तो कहेंगे कार्ल मार्क्स। और आपकी एक आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको प्रोत्साहन देते हैं किन्स, मतलब किन्स के द्वारा इसका सिद्धांत लाया गया था, जेएम किन्स थे। ठीक है, अच्छा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आप सभी को याद रखना है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है। ठीक है, मतलब कुछ चीजें जो लाभदायक होती हैं, जो मानव को लाभ पहुंचाती हैं, उनमें मतलब सरकार की भागीदारी नहीं होती है। और बाकी जो रोजमर्रा की जैसे नमक, तेल, चीनी, गेहूं, आटा, दाल, इसमें सब क्या होती है, सरकार की भागीदारी होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है जीएसटी कब लागू हुई। आज एचडब्ल्यू का एक क्वेश्चन भाई साहब समझ लीजिए। एचडब्ल्यू का क्वेश्चन आपका ये रहा, कमेंट बॉक्स में बताना है कि जीएसटी काउंसिल का जो जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल इसका किस अनुच्छेद में वर्णन है, और साथ ही आपको सभी को यह भी बताना है कि अनुच्छेद के साथ यह बताना है कि अनुच्छेद में तो वर्णन है और कितने सदस्य जीएसटी काउंसिल में शामिल होते हैं। क्लियर है, बताएंगे। तो अगले क्वेश्चन पर देखेंगे, तो जीएसटी कह रहा है जीएसटी कब लागू हुई। आप सभी को पता है 101 रुपए का मतलब 101वां संविधान संशोधन था जीएसटी का, और कब लागू हुई, कब भैया, बहुत गजब, 2017 में। लेकिन कब 2017 में, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को ये लागू होती है। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ठीक है, जीएसटी काउंसिल कितने सदस्य और अनुच्छेद में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में इसकी स्थापना होती है। कब दोस्तों, 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ, आप सभी को बताना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आपको दिए गए ऑप्शन तो बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, जिनेवा। राइट आंसर क्या होगा, जिनेवा। ब्रुसेल्स में 2 मुख्यालय हैं, एक तो आपका यूरोपीय यूनियन का और एक आपका नाटो का। नाटो की स्थापना कब होती है, तो नाटो की स्थापना 1949 4 अप्रैल। वाशिंगटन डीसी में 2 मुख्यालय, एक तो आपका विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक, और एक आपका आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ क्या आता है, पेरिस में कई मुख्यालय हैं। चलो अगला भाई, ये रहा। कह रहा है पॉलिटी का शायद क्वेश्चन, हाँ पॉलिटी का क्वेश्चन है। कह रहा विधानसभा को भंग होने पर विधानसभा अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रहता है। जो विधानसभा होती भंग हो जाती है, देखिए विधानसभा पहली बात अस्थायी सदन है। ठीक है, अस्थायी सदन है, 5 वर्ष कार्यकाल होता है विधानसभा का। तो विधानसभा जब भंग हो जाती है तो उसका अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रहेगा, बताना है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, यानी कि नई विधानसभा की पहली बैठक तक ये बना रहता है। और जब भैया मतलब नई विधानसभा की पहली बैठक होती है तो विधानसभा का अगला जो अध्यक्ष होता है वो आपका मनोनीत किया, चयनित कर लिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्या लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई। लोकसभा जो सदस्य होता है उसे चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई, लोकसभा सदस्य। ठीक है, अच्छा लोकसभा बूझे, प्रधान प्रधान की कई बार बूझ लेता है भाई साहब, राज्यसभा बूझे, क्या बोले, राज्यसभा बूझे। ठीक है, राष्ट्रपति बूझ ले, राष्ट्रपति बूझ ले, राज्यसभा के साथ आपका विधान परिषद बूझ ले, क्या बोलेंगे, विधान परिषद बूझ ले, परिषद बूझ ले। ठीक है, और लोकसभा के साथ क्या बोलेंगे, लोकसभा बूझे या विधानसभा बूझे, क्या बोलेंगे, विधानसभा बूझे, विधानसभा। ये सभी कौन सी, 25 वर्ष। ठीक है, प्रधान जी आपके 21 वर्ष के होने चाहिए। ठीक है, राज्यसभा और विधान परिषद आपकी 30 वर्ष के होने चाहिए, राष्ट्रपति जी आपके 35 वर्ष के होने चाहिए। क्लियर, आप सभी को समझ में आ गया कि ना, बोलो क्लियर है कि ना। और भाई साहब अगले पर चलें, ये रहा। क्या भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। ठीक है, अच्छा कुल कितनी, तो क्या बोलेंगे 15। आप सभी को पता होगा 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जिसमें 3 अंग्रेज सदस्य, इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। किसका, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में। इसमें 3 अंग्रेज अधिकारी आए थे। पहली बैठक जो हुई संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। क्लियर आप सभी को। अगला क्वेश्चन, कह भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होती है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है, मंत्रिपरिषद, तो आप सभी को आ देना आर्टिकल 75 के अनुसार जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति, किसके शब्द दोस्तों, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। क्लियर आप सभी को, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। तो अगर पूछा जाए भाई साहब कौन, अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री, अब एक बात बता, प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से मंत्रिपरिषद के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री भी जवाबदेह होते हैं। क्लियर आप सभी को। अगला क्वेश्चन, क्या संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है, आप सभी को पता है। संविधान का रक्षक पूछा जाए, संविधान की अंतिम व्याख्या पूछी जाए, सभी क्या बोलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। क्लियर आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर भाई साहब चलते हैं। अब हम लोग साइंस के 5 क्वेश्चन देखेंगे, पूरे सिलेबस का मैं रिवीजन करवा रहा हूं, लगातार जुड़ेंगे, एक अच्छा स्कोर करेंगे। क्या निम्नलिखित में से किस गैस को बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। क्या कौन सी गैस बायो संयंत्र गैस संयंत्र में मतलब उत्पन्न नहीं किया जा सकता, 26 के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी निकलेगा, सीओ को, मतलब कार्बन ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे भाई साहब। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रा न्यूटन है, ओम है, कुलाम है या जूल है। तो प्रतिरोध का आप सभी को पता होगा, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है क्या बोलेंगे, अरे यार रटा है आप सभी को, क्या, ओम। ओम किसका है, प्रतिरोध का, सी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला, क्या इंसुलिन का
उत्पादन किया जाता है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है? आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस द्वारा। किसके द्वारा? आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंड के द्वारा, लेंगरहैंस के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। ए के साथ जाएंगे, किसके साथ दोस्तों? ए के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, तेरा लव हार्मोन्स किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, रटा होना चाहिए। लव हार्मोन्स, लव हार्मोन्स किसे कहा जाता है? 29 का डी होगा ऑक्सीटोसिन को। किसको? ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन्स कहा जाता है। ऑप्शन डी होगा। क्या होगा भाई साहब? लव हार्मोन्स किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन्स कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को। अगला अगला हम लोग अब किसके क्वेश्चन करेंगे? अब 10 स्टैटिक के क्वेश्चन करेंगे। क्या भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी को पता होगा कौन करता है भैया? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है। अच्छा, इनका कार्यकाल ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता, बल्कि वह क्या होता है? वो राज्यसभा का सॉरी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य धारण करता है। और कोई भी राज्यपाल एक से दो राज्यों का अधिक, मतलब एक से दो राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। अगला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप सभी को पता है। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी जी को साथ दिया गया था और सिनेमा जगत से संबंधित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो क्या बोलेंगे? कामसूत्र के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे भाई साहब? कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। हाँ, ऑप्शन ए वात्स्यायन, विशाखा दत्त, अश्वघोष और शूद्रक। इनकी भी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इनकी भूल रहा हूँ यार, विशाखा दत्त की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शूद्रक की भी, चलिए मैं यार भूल रहा हूँ, छोड़ो। वात्स्यायन कामसूत्र की फिलहाल है। अगला, क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? 1929 में इसकी स्थापना होती है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय रखा गया। कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली में मुख्यालय रखा गया है। अगला क्वेश्चन, क्या पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस, पेरिस बताएंगे। मिस्र पूरा पूरा नील नदी के तट पर है, मिस्र। और सूडान वगैरह जो राजधानी है वो भी नील नदी पर है। ठीक है। अच्छा, सी नदी पर क्या है? पेरिस है। ठीक है, याद रखेंगे। ब्राजील पूरा अमेजन नदी पर है। और ये डन्यूब नदी पर कौन से? देखो, बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट। ठीक है। और वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, अरे यार, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी, ये सभी कहां पर? डन्यूब नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डांचंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कस्तूरी मृग के लिए फेमस है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आप देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, डांचंगम राष्ट्रीय उद्यान। अगला, क्या सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाएगा भाई साहब? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, रटा होगा आप सभी को। कौन सा? गोरखपुर, ऑप्शन ए ये रहा। क्या विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति किस देश की थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति किस देश की? और प्रधानमंत्री श्रीलंका की थी। तो राष्ट्रपति भैया कहाँ की हो जाएंगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भैया, अर्जेंटीना, ऑप्शन बी, अर्जेंटीना की हो जाए। किसकी? अर्जेंटीना पहली राष्ट्रपति थी महिला। अगला, क्या किस फर्नेंस का उपयोग नगर पालिका के कूड़े कचरे को जलाने में करती है? किस फर्नेंस का उपयोग नगर पालिका कूड़े कचरे को जलाने के लिए करती है? ये यार वो जलवायु परिवर्तन एक टॉपिक है, वहां से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ये क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन वाला क्वेश्चन है। जैसे पिछली बार ग्रीन हाउस से क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जामिनर ने, तो आपसे इससे पूछा जा सकता है। इंसिनरेटर कहते हैं, क्या बोले? इंसिनरेटर कहा जाता है, सी होगा। अगला, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, चार मीनार, शहीद मीनार, चार मीनार। इसे चार मीनार है और चार मीनार है। 90 बिल्कुल सही, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने न्यू डाली, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, बाद में फिरोज शाह तुगलक भी इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, 40 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा? सटाक से भैया छाप देंगे। कैसे क्वेश्चन लगे जरूर बताएं भाई। फिर से बता रहा हूँ, पेट में जीएस ही आपकी बेड़ा को पार लगाइए अगर वाकई में जीएस में झंडे गाड़ना चाहते हैं। अब भी टाइम है, अब भी जुड़े आइए। और जैसे में अब अभी तक अपन लोग पढ़ रहे हैं, फिर 1 तारीख से, मतलब 1 अक्टूबर से हम लोग क्या करेंगे? 1 अक्टूबर से दोस्तों संभावना सीरीज लेकर आऊंगा। संभावना सीरीज मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे संभावना वहीं से लेकर आऊंगा। ठीक है, जैसे 100 से क्वेश्चन, 100 हिस्ट्री के, 100 पॉलिटी के, 100 ज्योग्राफी के, 100 इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, हर प्रकार के क्वेश्चन वहां से देखेंगे। और उम्मीद है आपके क्वेश्चन वहीं से फंस जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो, लगातार मैं 2 क्लास ले रहा हूँ जीएस की, तो आप दोनों क्लास देखा करें। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि आप सब नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।